बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट अक्सर फार्मूला तो जानते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ग्रेड 9 के वो स्टूडेंट्स जो अपना पेपर देने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड के अंदर 1 अप्रैल को, वो इस फार्मूले को इनकी बुक में मेंशन है जानते हैं, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन वो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं m1 माइनस m2 होगा या m2 माइनस m1 होगा। तो आज हम इस फार्मूला को और एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल को रिवील करने जा रहे हैं। एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आज हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 9 के लिए जो हमने 30 डे का प्लान शुरू किया था एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उसके डे 6 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के एग्जाम बोर्ड एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और पास्ट पेपर क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं आपको क्विकली थोड़ा सा रिवीजन अगर दे दूं, तो हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हमने उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। और अगर मेरे पास 2 लाइनें हैं और इनकी इक्वेशंस गिवन है लाइन की, या लाइन के ऊपर पॉइंट्स गिवन है, इनके बिटवीन एंगल मुझे कैसे फाइंड आउट करना है। हमने आपको फार्मूला बताया, बड़ा सिंपल वर्जन, जिसमें आपका वो मेजर कंफ्यूजन दूर कर दिया कि m1 में से m2 माइनस करें या m2 में से m1 माइनस करें। हमने आपको बताया आप जो भी लिखें आपकी मर्जी है, बट जस्ट उनके अराउंड मॉड अप्लाई कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि जब आप मॉड अप्लाई करेंगे तो जब 2 लाइन मीट करती हैं तो आपको एक एंगल जो मिलेगा वो एक्यूट होगा, और दूसरा एंगल जो ऑब्ट्यूस है वो 180 में से वो रिक्वायर्ड एंगल माइनस कर दें तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो आपको सेकंड फार्मूला जो है वो ये था जिसको हमने यूज किया। हमने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स हमने बिल्ड किए हैं। अगर आप चाहें कॉन्सेप्ट्स को बेहतर अंदाज में समझना तो आप डे 6 देखने से पहले डे 5 अगर देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। 2 लाइंस आपके पास गिवन है। सपोज एक लाइन ये है 2x plus 3y minus 5 equals to 0। सेकेंड लाइन है x minus y plus 4 equals to 0। ये इनके बिटवीन एंगल फॉर एग्जांपल थीटा बन रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ फार्मूला शेयर किया। सबसे पहले जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इन लाइंस के स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए। आप इस लाइन को कह दें ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और L1 का स्लोप जो है वो M1 है और L2 का स्लोप जो है वो M2 है। तो आप ये स्लोप फाइंड आउट कर लें, स्लोप ऑफ L1 जो कि M1 है। स्लोप अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं आप रिकॉल कीजिए कि स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते थे। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, बहुत आसान मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। कब? जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, -2/3 फर्स्ट लाइन का आसानी से स्लोप आपको मिल गया। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत लेंथी मेथड यूज करते हैं, वो इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, स्लोप ऑफ L2 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ L2, तो स्लोप ऑफ L2 जो है वो M2 होगा, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1 माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस इज 1। तो हमें दोनों लाइंस के स्लोप बड़ी आसानी से मिल गए। फार्मूला हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमने आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी कि m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1। मैं फॉर एग्जांपल m1 माइनस m2 एंड 1 प्लस m1 इंटू m2 लिखता हूं। आप इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए। मॉड ऑफ m1 आपके पास है -2/3 माइनस, और m2 आपके पास है 1 दैट इज 1/1 एंड 1 प्लस m1, m1 है -2/3 and m2 है 1 and this bracket is closed. Now solve this, आपने इसको सॉल्व करना है और इजीली आप अपने एंगल तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, आप इसका एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर में
this is 3's LCM, so 2 minus 2 minus 3, and in denominator this is 1 by 1 and minus 2 by 3. mod अप्लाई कर दीजिए, so this is tan theta is equals to mod, this is minus 5 by 3 and 3's LCM 3 minus 2, 3 cancel, so this is minus 5 by 1 and this is mod of minus 5. so बड़ी आसानी से हम एंगल तक पहुंच गए. tan theta is equals to 5 and theta is equals to tan inverse of 5. that's it. अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करके एंगल को डिग्रीज में लिख सकते हैं. एंगल को आप डिग्री, मिनट्स और रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है जिस पर एक बटन होता है, उस पर इस तरह के सिंबल बने होंगे डिग्री, मिनट और सेकंड का. आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री, मिनट और सेकंड में, या डिग्रीज में भी रहने दें तब भी ठीक है. तो बड़ी आसानी से आपने एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स को सॉल्व कर लिया. अच्छा, ये क्वेश्चन यूं भी हो सकता है आपको लाइंस की इक्वेशन ना गिवन हो, आपको लाइंस के ऊपर पॉइंट्स गिवन हो, आपको L1 के ऊपर 2 पॉइंट गिवन हो A और B. अगेन आप इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप का आपका फार्मूला बताया y2 minus y1 x2 minus 1, और इस लाइन के ऊपर भी 2 पॉइंट्स हो P और Q. आप इनका भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे उसी फार्मूला से. जब स्लोप्स मिल जाएंगे ये फार्मूला यूज करके आप इजीली एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए, बी एंड सी. और ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है. अच्छा, जब हमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं. हो सकता है आपको पॉइंट्स गिवन हो और एंगल्स फाइंड आउट करने हो, या फिर आपको स्लोप्स गिवन हो और आपको एंगल फाइंड आउट करने हो. तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. अगर पॉइंट्स गिवन है तो आप इनको प्लॉट्स कर सकते हैं. आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर ली. एक पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, 1 और 2, ये आ गया 1 2. तो आप ये पॉइंट ए प्लॉट कर दें, रफ प्लॉट करेंगे आप, और फिर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दीजिए. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6. आपने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 and 2, दैट इज 7 and 2. यस, सो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमने प्लॉट कर दिए. अब अगर आप इनको ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया ए, बी एंड सी. एम क्या है हमारा, हमने इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हमें इन तीनों साइड्स के स्लोप फाइंड आउट करने चाहिए. स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप को हमने m1 नाम कर दिया, और स्लोप हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस. तो 6 minus 2 4, 5 minus 1 4, 4 by 4 1 आ गया. अगर स्लोप ऑफ बी सी में फाइंड आउट करूं, देन अगेन y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज 6, इसको हमने m2 नाम रख दिया. और जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप के लिए आप यूज करेंगे 6 minus 2 y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस. तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 by -2. दिस इज कैंसिल एंड दिस इज -2. अच्छा, देन जो थर्ड साइड है हम उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. थर्ड साइड है हमारे पास ए सी, और स्लोप ऑफ ए सी जो है वो हम उसी मेथड से जैसे हमने स्लोप ऑफ ए बी और बी सी फाइंड आउट किया है, बाय सेम प्रोसीजर जो है y2 minus y1 एंड x minus x1. 2 minus 2 is 0, 0 by 6 is 0. तो ये हमने तीनों साइड्स के स्लोप फाइंड आउट कर लिए. थर्ड साइड के स्लोप को आप m3 से रिप्रेजेंट कर दें. अब जब स्लोप्स आपको मिल गए हैं तो देन देखिए दो सिचुएशन यहाँ हो सकती हैं. हो सकता है कि आपको स्लोप्स डायरेक्टली स्लोप्स भी गिवन हो सकते हैं, कि आपको स्लोप दे दिए जाएं ट्राइंगल के साइड्स के, और आपको एंगल फाइंड आउट करने हो. ठीक है, अगर स्लोप्स गिवन हो तो ये जो स्लोप फाइंड आउट करने वाला
प्रोसीजर है, ये आपका मतलब ये स्टेप आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका। आपने सिर्फ डायरेक्टली फिर एंगल फाइंड आउट करने होंगे। अब हम देखते हैं ये एंगल ए। तो अब जब मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है, फार्मूला मुझे पता है tan एंगल ए इज इक्वल्स टू, अब एंगल ए को बना रहे हैं कौन सी लाइंस, ए बी और ए सी लाइंस बना रही हैं। तो आप जो स्लोप का फार्मूला यूज करें, और कौन से स्लोप यूज हो रहे हैं, ए बी और ए सी का स्लोप हमारे पास गिवन है। ए बी के स्लोप को हमने m1 और ए सी के स्लोप को हमने m3 का नाम दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान में रखिए कि जब स्लोप्स गिवन होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, जो कोऑर्डिनेट दोनों स्लोप्स में इन्वॉल्व होगा, जैसे ए बी और बी सी था तो बी दोनों में सेम है, इट मीन्स ए बी और बी सी से आपको एंगल बी मिलेगा। तो अब ए बी और ए सी से आप देखिए, ए बी स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी में ए कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब है आपको यहाँ से एंगल ए मिलेगा। तो हमने फार्मूला लगाया m1 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m3 और मॉड अप्लाई कर दिया। आपको हम बता चुके हैं कि मॉड आपके लिए आसानी पैदा करता है, आपको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि m3 में से m1 माइनस करना है या m1 में से m3। अब आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें, m1 की वैल्यू 1 और m3 की वैल्यू 0, 1 इंटू 0, सो ये आ गया 1/1, सो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो है वो tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। आप बोथ साइड्स पे tan इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो एंगल ए इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, और tan जब 1 इनवर्स ऑफ 1 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दिस वे हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया जिसकी मेजरमेंट 45 डिग्री हो। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। जब नेक्स्ट एंगल आपका जो है वो एंगल बी फाइंड आउट कर लेते हैं, वही फार्मूला tan एंगल बी इज इक्वल्स टू, अब अगर आप गौर करें तो एंगल बी में कौन से स्लोप कौन सी लाइंस यूज हो रही हैं, ए बी और बी सी। तो आपने ए बी और बी सी का स्लोप यानी कि m1 और m3 m2 को जो है वो यूज करना है। ये हमने वैल्यूज m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 वैल्यूज रिप्लेस कर दें इनकी। m1 की वैल्यू 1 है, m2 जो है हमें नजर आ रहा है -2 है, तो 1 प्लस 1 इंटू -2। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 3/1 -2, दिस इज -1 एंड -3 का मॉड। तो -3 का मॉड का मतलब ये है कि उसका मॉड 3 आ जाएगा, तो tan एंगल बी जो है वो 3 के इक्वल आ गया। हमें चूंकि एंगल फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स ऑफ 3। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आप एंगल को इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे आपने लिखा हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपका एग्ज़ाम में आप पूरे नंबर इससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम जो है वो एंगल, और अगर एंगल tan इनवर्स का फाइंड आउट करते हैं तो एंगल जब भी फाइंड आउट करें उसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है, बटन होता है जिसपे डिग्री, मिनट और सेकंड का सिंबल बना हुआ होता है, तो आप उससे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एंगल सी पे अगर आए तो एंगल सी जो है वो बन रहा है m2 और m3 स्लोप्स की मदद से, तो m2 माइनस m3 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m3। आपने वैल्यूज फार्मूला लिखा, अब वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। जब आपने वैल्यूज रिप्लेस की तो -2 -0 एंड 1 प्लस -2 इंटू 0, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में -2 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 1 1 एंड -2/1 -2/1 का मॉड लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा -2, सो 2 आ जाएगा। मॉड ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल्स टू 2। बोथ साइड्स पे tan इनवर्स ऑपरेट कर दें, tan इनवर्स ऑफ 2, इन दिस वे आपको एंगल सी भी जो है वो पता चल गया। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को जो है वो बड़े इजीली हमने फाइंड आउट कर लिए। अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर तो आपको स्लोप्स गिवन हो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको स्लोप्स गिवन हो, दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, या स्लोप गिवन होंगे या वर्टिसेस गिवन होंगी। अगर स्लोप गिवन हो ए बी, बी सी और ए सी, तो आपने उन दो स्लोप्स में देखना है कौन सा वर्टेक्स कॉमन है, वही आपका एंगल होगा। और उस एंगल को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो जैसे यहाँ ए बी और ए सी है तो एंगल ए, अगर ए बी और बी सी है तो एंगल बी, और अगर बी सी और सी ए है तो एंगल सी।
अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने लीनियर इक्वेशंस की जो एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि और अक्सर इस इन्वर्स प्रॉब्लम को स्किप कर देते हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ऐसे मेथड से बताएं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, और इनके आने के चांसेस लॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही सवाल में 3-4 जो है वो सिचुएशंस बन सकती हैं जिनसे आप जो कि एक क्वेश्चन को 3-4 सब क्वेश्चंस में डिवाइड कर देता है। और एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो एक ही क्वेश्चन को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर जो है आपसे पूछें कि बताइए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या कह रहा है कि नासिर सॉल्ड फ्रूटर्स ₹120 पर डजन and Shakri Malta at ₹130 per dozen and earned ₹1200 और 1200 अर्न कर रहे हैं। तो चूंकि हमें ये नहीं पता कि शक्री और माल्टा के कितने डजन जो है वो फ्रूट्स थे, तो हमने उनको लेट कर लिया, लेट ही हैज x डजन फ्रूटर्स, x डजन जो है फ्रूटर्स हैं उनके पास, एंड इसी तरह सिमिलरली जिस तरह हमने x डजन फ्रूटर्स कहा है तो देन और जो माल्टा है उनके पास वो 150 रुपीज़ पर डजन से उन्होंने लिए हैं, तो आप माल्टा को भी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। और माल्टा जो है उनके पास है y, हम माल्टा को हम कह देते हैं y, वेरिएबल x जो है वो फ्रूटर है और वेरिएबल y जो है वो माल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास माल्टा हमने y वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिए डजन, और फ्रूटर जो हमने x वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिए पर डजन। अच्छा, अब एक डजन की कॉस्ट हमें पता है 120 है फ्रूटर की और 150 है माल्टा की। तो अगर एक डजन 120 रुपीज़ का है, 2 डजन कितने के होंगे 240 रुपीज़ के, और x डजन कितने के होंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 120, इसका मतलब है 120x। तो ये वो अमाउंट है जो उनको मिल रही है किससे, फ्रूटर के अमाउंट्स, फ्रूटर की सेलिंग से। और y है माल्टा, तो y की प्राइस है 150 पर डजन, तो इसका मतलब है टोटल जो अर्निंग होगी माल्टा से वो होगी 150 इंटू y। अब जो सम करें, अगर इन दोनों अर्निंग्स को हम प्लस करें माल्टा और उन फ्रूटर की अर्निंग, तो वो है 1200, तो ये आपके पास आ गया 1200। इस तरह से आपने एक लीनियर इक्वेशन बना दी, जो कि सवाल में पूछा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की होती है कि ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। अच्छा, ये ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, दिस इज अ लीनियर फॉर्म। आप ax प्लस by माइनस c इक्वल्स टू 0 लिखें तब भी ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर हमने इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिख ली। अब हमें अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं, अब जब आपने दो वेरिएबल्स में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। अगले पार्ट में जैसे कह रहे हैं कि जो शक्री माल्टा हैं, अगर 4 डजन शक्री माल्टा उन्होंने सेल किए तो कितने डजन जो है वो फ्रूटर सेल करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास गिवन है कि इफ y इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर को। तो अब जब हमें x फाइंड आउट करना है और y हमें गिवन है, तो हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमने इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो लीनियर हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है वो है 12x प्लस 120x प्लस 150y इज इक्वल्स टू 1200। अब इसमें पुट y इक्वल्स 4, इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, y की जगह 4 रिप्लेस कर दें, दिस इज 1200। सो 120x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 150 600 बनता है, तो 1200 माइनस 600 को आप राइट साइड पे मूव कर दें तो माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको 600/120 और आपको x की वैल्यू इजीली मिल गई। 112 12 एंड 512 60, सो x की वैल्यू आ गई 5। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए, जिस अंदाज में वर्ड्स प्रॉब्लम में जिस अंदाज में सवाल पूछा जाता है उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको जो है कितने डजन जो है फ्रूटर्स सेल किए गए, तो आप कहेंगे कि 5 डजन फ्रूटर्स ही सोल्ड। जो नासिर हैं उन्होंने कितने, नासिर सोल्ड 5 डजन फ्रूटर्स जो है ये आप इसमें आंसर में लिखेंगे, तो आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पिक किया है। अ मैन अर्न्स ₹120 per hour, ही हैज़ ₹500 इन एडिशन विद हिम। ठीक है, 500 रुपीज़ उनके पास थे और जो है वो 120 कोई काम करते हैं, 120 रुपीज़ पर आवर उनको मिलते हैं। 4 पार्ट्स आपसे पूछे गए। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन, हाउ मच ही अर्न गेट एट after 12 hours, what does slope show in this situation and what does y-intercept represent here। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम का हिस्सा होते हैं। तो देखिए, एक शख्स उसके पास 500 रुपए हैं और वो 120 पर आवर जो है वो कोई अर्निंग कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक उनकी अर्निंग है और एक जो काम है उसके नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने घंटे काम किया है। जब आपको नहीं पता होता तो आप लेट कर लेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अच्छा, जब हमने नंबर ऑफ आवर्स को x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और y जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी अर्निंग को। ठीक है, अगर 1 घंटे में वो 120 रुपीज़ कमाते हैं तो 2 घंटे में 2 मल्टीप्लाइड बाय 120, 10 आवर्स में 10 मल्टीप्लाइड बाय 120 और x आवर्स में 120 इंटू x। तो ये उनकी अर्निंग हो गई वो जो पर आवर में वो कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट, फिर उनके पास 500 रुपये पहले से जेब में मौजूद थे तो प्लस 500 भी कर देंगे। ये इनकी टोटल अर्निंग हो गई और ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज y इज इक्वल्स टू 120x प्लस 500। इन दिस वे आपने पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया और आपने इक्वेशन इस्टेब्लिश कर दी, दैट इज y इक्वल्स टू 120x प्लस 500। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अगर सेकंड पार्ट को आप देखें तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद इनको कितने पैसे इन्होंने अर्न किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आवर्स आपके पास गिवन है, दैट इज 12, सो x इक्वल्स टू 12 और y आपको फाइंड आउट करना है। आपने x की जगह 12 रिप्लेस कर दें अपनी इक्वेशन में, 120 इंटू 12 प्लस 500, तो दिस इज 1440 एंड प्लस 500 इनको ऐड कर दें तो आपको 12 आवर्स की अर्निंग पता चल जाएगी, दैट इज 1940 रुपीज़ जो है उनके 12 आवर्स के बाद की अर्निंग है। तो अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट है 2, व्हाट डज स्लोप शोज इन दिस सिचुएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जाहिर है आपने ये लॉजिकल बात पूछी है तो आपने इसका लॉजिकली ही आंसर देना है। इसके लिए हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, आपको पता है y इक्वल्स टू 120x प्लस 500, 120 इस लाइन का स्लोप है और 500 जो है वो y इंटरसेप्ट है। अगर आप इसमें x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 500 आ जाएगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0 y 500, ये पॉइंट लगाया आपने और ये आपकी लाइन बन रही है। ठीक है, अच्छा, x एक्सिस y एक्सिस आपने मेंशन कर दिए। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है रेशियो ऑफ राइज एंड रन। ठीक है, रन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, राइज अलोंग वाई एक्सिस है। रन और राइज का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट। स्लोप जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो अर्निंग रेट है वो क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ अर्निंग जो है वो क्या है, यानी कि इन हाउ मच टाइम व्हाट यू आर अर्निंग इन व्हाट टाइम। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे,
स्लोप रिप्रेजेंट रेट ऑफ अर्निंग पर ईयर, ठीक है, बहुत सिंपल, स्लोप रिप्रेजेंट रेट ऑफ अर्निंग पर ईयर, क्योंकि आपका रेशो है ना राइज और रन का, राइज यानी कि वाई एक्सिस वाला वो आपका अर्निंग है और एक्स एक्सिस पे आपके अर्स हैं। अच्छा, अगर हम अगले पार्ट की बात करें, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई भी लाइन जहां एक्स एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई इंटरसेप्ट है, और वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर दें तो आपको वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, दैट इज 500। अब वो पूछ रहे हैं वाई इंटरसेप्ट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है a man has initial amount in his pocket, शुरू में उसके पास अपने पॉकेट में क्या था, वो वाई इंटरसेप्ट उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट है, आप कहेंगे वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट इनिशियल अमाउंट ऑफ अ मैन ही हैज इन हिज पॉकेट बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क और एट 0 अर्स, 0 अर्स पे उसके पास कितने पैसे थे, वाई एक्सिस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमने हर कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड किया, स्लोप से स्टार्ट किया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देन एंगल बिटवीन लाइंस, और सारा कुछ बिल्ड करने के बाद फिर हमने उनके पास पेपर्स के क्वेश्चंस, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस हमने पिक किए जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को क्रिएट करता था और वो आपके साथ डिस्कस की, और डिटेल में हमने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी बातें डिस्कस की, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज भी हमने आपके साथ शेयर की, वो हमने आपको बताई कि आप इन एक्सरसाइजेज को कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, जो कि एक दो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कुछ कमेंट्स में बताया भी कि इस तरह से ये सवाल हमसे नहीं हो रहे। अब इन द एंड हम इस पूरे एनालिटिकल ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे, और फिर एक और बिल्कुल जो आखिरी सेशन होगा हमारा उसमें हम एक और लेक्चर इस पर करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होने जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 9th के स्टूडेंट का सबसे मुश्किल टॉपिक है। 9th का स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कंफ्यूज है, क्यों, इसलिए कि उसको ट्रिग्नोमेट्री के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें मसला है। बुनियादी कॉन्सेप्ट, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे क्रिएट होते हैं, क्या चीज़ किन 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 सिचुएशन में हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को रैप अप करें। तो अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना चाहते हैं, और अगर आप किसी मुश्किल में हैं और इस चैप्टर को भी आप अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल पे आइए और नेक्स्ट लेक्चर डे 7 का